मेरे जो इन लॉज हैं, जो बड़ी सिस्टर के होने वाले थे, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। पीटती थी मैं लड़कों को बड़ा। वाह, अभी भी पीटते हो आप? मैंने देख लिया वो डंडा रखा हुआ। अब ये यहाँ पे बड़े सारे केस ऐसे आते हैं जो लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं। मेरे बच्चों का फ्यूचर भी खराब नहीं करती, ये उनको दिखा के उठ के बैठ के निकलवा के वापस भेजती हूँ। जो मेरा बड़ा मुझे क्रेज था ग्लैमरस इंडस्ट्री से, मुझे लगता था कि मुझे एक दिन बॉम्बे जाना है, हीरो हीरोइन को मिलना। मिथुन चक्रवर्ती को मैं लेटर्स लिखती होती थी so sweet। उस टाइम पे। मनीषा गुलाटी भी इमोशनल हैं, कभी उनके भी आंसू निकलते हैं? जैसे इतने सारे केसेस, इतनी लेडीज आती हैं आपके पास, इतने इमोशनल हो जाती हैं, आंसू आते हैं उनको, और आप हर एक के आंसू पूछती हैं, गले लगाती हैं उनको, मैंने देखा है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और 2 बेटे हैं आपके, वो बेटी की कमी नहीं फील होती कि बेटी होती तो मेरी बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उसके साथ? जीवन से शिकायत ही एक है कि बेटी नहीं है। कूल मदर हूँ मैं, कूल वाइफ हूँ। मैं किसी को अपना रोल मॉडल नहीं मानती, किसी सेलिब्रिटी को नहीं मानती। मैं कॉमन मैन को, जो आपको सिखाते हैं आप एक चेयर पे हो, वो कॉमन मैन की वजह से हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट सुखबीर सिमिया हाजिर हूँ लेकर एक बार फिर से फेस टू फेस, जिस कार्यक्रम में हम आपको मुखातिब करवाते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जिनका सीधा सरोकार आपके जीवन से होता है। और आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि आज मेरे साथ है पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जी। मनीषा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। थैंक यू जी। तो मनीषा जी, आप आइडल हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, बहुत सारी महिलाएं आपको फॉलो करती हैं और बहुत सारी केसेस आप सॉल्व करती हैं। लेकिन आज इसी के बीच बीच में हम जानेंगे उस मनीषा को जो सिर्फ मनीषा हैं, एक फ्रेंड है, एक वाइफ है, एक डॉटर हैं, एक मदर हैं। तो मनीषा जी, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है वो नहीं जानते कि मनीषा जी हैं जो यूपी से हेल करती हैं। तो मनीषा जी, यूपी से पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन तक का सफ़र कहाँ से शुरुआत हुई? कैसे आप यूपी से पंजाब आई? बड़ी लंबी स्टोरी है ये जी। जब मैं पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में, अभी एडमिशन लिया ही था मैंने, तब मेरी बुआ रहती है, एक पंजाब में बुआ रहती है, अमृतसर तरन तारण में। उनके पास आए थे, मैं अपने फादर के साथ आई थी, अपनी बड़ी सिस्टर का रिश्ता आया था, तो मैं छोटी थी, दूसरे नंबर पे तब आई थी। कितने साल के थे आप? बहुत छोटी थी। ओके। तो मेरे जो इन लॉज हैं, जो बड़ी सिस्टर के होने वाले थे, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। ओके। एक जगह पे मिले तो वहाँ पे माहौल ऐसा था, मेरी बुआ के जो बेटे थे, मेरी और उनमें बहुत हम उम्र है, बहुत बॉन्डिंग थी। हमने उन्हीं के सामने मजाक करना शुरू कर दिया। उन दोनों, एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो जो मेरे इन लॉज की फैमिली थी, वो तीनों ब्रदर आए हुए थे, 3 ब्रदर है मेरे हस्बैंड। तो वो मेरी बुआ का लड़का और मैं, हमने जॉकिंग शुरू कर दी उस सीरियल पे। तो वो लोग भी सुनते रहे। हमारे लिए पंजाब में पहली बार आई थी। ओके। हमने वो बुआ का बेटा बहुत, अब इस टाइम वो यूके में है, तो वो आज मुझे कॉल करता रहता है कि मेरी वजह से मेरी वजह से आप हो यहाँ पे। मैं उसको बोलती हूँ ऑफ कोर्स, ओनली यू आर द रीजन। तो वो फिर मेरे को पसंद कर लिया। तो आपको भी वो पसंद आए या फिर एक ही तरफ से? नहीं, एक ही तरफ से था उस टाइम तक। अच्छा, क्योंकि यू वर द चोजन वन। हाँ, फिर कैसी फीलिंग कैसी आ रही थी आपको? फीलिंग था, टोटली शॉक थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, फादर से कहा अपने, कि मुझे नहीं करना अभी शादी, मेरे कुछ ड्रीम्स थे। आई थिंक 15, 16, 17 ईयर की लड़की के कुछ सपने होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। तो मेरा भी एक ख्वाब था कि मेरा बड़ा क्रिएटिव माइंड था उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी। मेरा अपना वो एनसीसी कैडर में मैं अपनी टीम की कप्तान थी, बड़ी शरारती थी, बड़ी जॉली नेचर की, पीटती थी मैं लड़कों को बड़ा। वाह, अभी भी पीटते हो आप? मैंने देख लिया वो डंडा रखा हुआ।
तो मेरा एक नेचर था, बॉसी नेचर था मेरा। तो मैंने अपने फादर को कहा, मेरा एक ड्रीम था कि मेरी शादी दिल्ली या बॉम्बे, बड़े शहर में। हाँ बड़े शहर में, ये मेरे एक ये ड्रीम सिटी थे। और उन जो मेरा बड़ा मुझे क्रेज़ था ग्लैमरस इंडस्ट्री से, मुझे लगता था कि मुझे एक दिन बॉम्बे जाना है, हीरो हीरोइन को मिलना। मिथुन चक्रवर्ती को मैं लेटर्स लिखती होती थी so sweet। उस टाइम पे। ये मुझे लगता है उस एज में हर लड़की के साथ, हर बच्ची के साथ कुछ ये वो ये जो एज होती है ना 16-17 साल, ये बड़ा एक ना आपकी वो एज होती है कि इस टाइम पे आपके बड़े सारे ड्रीम, आप बड़े सारे ख्वाब बुनते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर जो भी करना आसपास चाहते हैं। है एक्सप्लोर हाँ, करें। उस टाइम पे कहते हैं ना हम आज के पेरेंट्स की, उस टाइम पे बच्चे को एक बड़ा बैलेंस करने की, बच्चे की बड़ी टेक केयर करने की, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। गाइडेंस की। हमारे टाइम पे वो सब नहीं था कि काउंसलिंग। मैं जिस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ी हूँ, हमारे परिवार में था कि लड़कियों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, बॉयज़ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। तो हमारी मदर को था कि मेरी सारी बेटियां हाई क्वालिफाइड हों, मेरे अलावा मेरी सारी सिस्टर्स बड़ी हाई क्वालिफाइड है। कि मेरी जब शादी होगी, बाकी सब, मेरे फादर की डेथ होगी शादी के बाद, तो सब सिस्टर्स की मैरिज का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया। पढ़ती गई हम सब सिस्टर्स। मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैंने NIFT में शादी के बाद एडमिशन ले लिया, फैशन टेक्नोलॉजी या वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेने का जो कंसेप्ट था मेरा, एक वो मेरे एक ड्रीम्स के साथ था, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है। ग्लैमर इंडस्ट्री, जो मेरा एक असली पर्सनालिटी, एक सीधी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली से जो मुझे एक एक्सपोजर मिला, वो दिल्ली जाके ही मिला। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं जीवन को, लाइफ को। और आपने तो बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया था, तो वो सारे एक्सपीरियंस आना अभी बाकी थे। शादी हो गई, शादी के इमीडिएटली बाद बेटा हो गया जी, 1.5 साल बाद दूसरा बेटा हो गया, मम्मी बन गई। जब तक आप समझ पा रही थी कि आपको खुद को क्या करना है, जीवन क्या है, मम्मी बन गई। जी, मम्मी बनने के बाद ही एडमिशन लिया मैंने निफ्ट में। आपके बेटे कैसे हैं? मेरे बेटे बहुत सपोर्टिंग है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे शरारती, जैसे आप बता रहे हो, आप बहुत शरारती, बड़े शरारती, बहुत शरारती। तो ये जो डंडा रखा है, एक बार दिखाएंगी आप? मेरे बेटे मेरे साथ ही शरारती है। ये डंडा कभी इस्तेमाल पे यूज किया है? इसको ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया। ओह, दिस इज ब्यूटीफुल। कि ये दिस इज फॉर यू। ये लुधियाना से कोई आया था, मुझे गिफ्ट। अब ये यहाँ पे बड़े सारे केस ऐसे आते हैं जो लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं। मेरे बच्चों का फ्यूचर भी खराब नहीं करती, ये उनको दिखा के, उठ के, बैठ के, निकलवा के वापस भेजती हूँ, लिखवा के इन रिटर्न में। हाँ, इसीलिए शायद ये जो थोड़े ईव टीजिंग के केसेस हैं ना, ये लिटिल बिट थोड़ा डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि मैम जैसी शख्सियत यहाँ पे बैठी हुई है। और गर्ल्स की हम बात करेंगे, और आप भी एक गर्ल थी जब आपने बताया कि बहुत यंग थी, और आप मैं देखती हूँ बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास भी। मनीषा गुलाटी भी इमोशनल हैं, कभी उनके भी आंसू निकलते हैं, जैसे इतने सारे केसेस, इतनी लेडीज आती हैं आपके पास, इतने इमोशनल हो जाती हैं, आंसू आते हैं उनको, और आप हर एक के आंसू पूछती है, गले लगाती हैं उनको, मैंने देखा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप भी मतलब थोड़ा कभी इमोशनल? मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। एक्चुअल में जो लोग, मैंने ये महसूस फील किया, जो लोग इमोशनल होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हाँ, ये बात आप हमेशा कहती हैं, मैंने देखा। बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और वो अपने साथ साथ अपने वजूद को, जो इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं, वो अपनी जो इनर पर्सनालिटी है ना, उसको कहीं ना कहीं जिंदा रखते हैं, अपने ख्वाबों को सच करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए। बहुत खूबसूरत बात मैं इमोशनल हूँ। जो इंसान इमोशनल नहीं है, जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, सेंसिटिव ही नहीं हो आप, तो आप ह्यूमन बीइंग कैसे एक अच्छे हो सकते हो? बिल्कुल सही बात कही। तो ये बात हो रही थी स्ट्रिक्टनेस की। बेटों का आपने बताया कि आप फिर बेटों के साथ कैसा रिश्ता है, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ? आप स्ट्रिक्ट हैं जैसे आप यहाँ लोगों के साथ रहती हैं, या आप कूल मदर हैं? कूल मदर हूँ मैं, कूल वाइफ हूँ। मेरा बड़ा पर्सनल जीवन मेरा बहुत खुशमय, बहुत सुखी है। आज मैं जो यहाँ पे हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। वो अभी मैं जब तैयार भी होती हूँ
तो उसको जो परफेक्शन है, जो नंबर्स हैं, वो मेरे बच्चे ही देते हैं कि हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम लुकिंग। मेरे बेटे ही मेरे लिए कई बारी शॉपिंग करने भी बच्चे ही जाते हैं मेरे साथ, और गुड है बैड है ये बच्चे डिसाइड करते हैं, ये आपने नहीं डाला, दिस इज नॉट गुड। सो स्वीट। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता दैट आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और 2 बेटे हैं आपके, वो बेटी की कमी नहीं फील होती कि बेटी होती तो मेरी बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती उसके साथ? जीवन से शिकायत ही एक है कि बेटी नहीं है। सो स्वीट। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बेटियां हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी डॉटर है, मैं उसे अपनी डॉटर की तरह ही मानती हूँ। ब्यूटीफुल। तो मेरा बहुत जो भी यहाँ पूरे पंजाब की डॉटर से वो तो मैंने देखा मैम, आप हर किसी को गले लगाती हैं, हर किसी का मेरा बड़ा कंसर्न है फीमेल के साथ। मेरा एक विजन है जी, औरत की आइडेंटिटी को लेके। बिल्कुल आप, विजन है। हाँ, जो भी मैंने देखा कि जैसे कोई भी किसी लेडी की आइडेंटिटी पे जब क्वेश्चन आता है तो मैम को खुद गुस्सा चढ़ जाता है, जैसे उनको पर्सनली किसी ने कुछ बोला हो। बहुत आज एक लड़की ने जो बात बताई है मुझे, शी इज IT इंजीनियर, कि एक औरत की आइडेंटिटी पे उसकी मदर इन लॉ कैसे बात कर रही है एक बच्ची की आइडेंटिटी पे। तो आज के टाइम में ना ये मेरे लिए बड़ा पेनफुल है कि औरत की आइडेंटिटी को हम सदियों से औरत की आइडेंटिटी सफर कर रही है। और वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी दुश्मन, ये बहुत पुरानी कहावत कहते आए, लेकिन आपने जैसे जैसे केसेस आप बताती हैं, और मैं भी सुबह से यहाँ बैठी हूँ तो देख रही हूँ कि कैसे मदर इन लॉज जो हैं वो अपनी डॉटर इन लॉज को क्या क्या कहती हैं। तो इस मेंटालिटी को चेंज करने में आपको क्या लगता है कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं, कितना टाइम लगेगा एक इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए कि एक लेडी की, एक चाहे वो डॉटर इन लॉ है चाहे डॉटर है, और उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ये उस दिन चेंज हो जाएगा जिस दिन लड़की लड़की से, औरत औरत से प्यार करने लग जाएगी ना, अपने आप से प्यार करने लग जाएगी। देखो आप नोटिस किया कितनी सारी गर्ल्स आज आंसू लिए आई, मैं उनको नैपकिन देती हूँ, आंसू पूछ के स्माइल करती हुई जाती हैं, क्योंकि मैंने उनको यही रियलाइज कराती हूँ कि यू आर ए क्वालिफाइड, यू आर ए गुड लुकिंग, यू आर ए यंग, आपकी अपनी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। शादी पे जीवन खत्म थोड़ा है, बिल्कुल हो जाते हैं धोखे लाइफ में। आप पेरेंट्स आपको बर्थ देते हैं, कर्म नहीं आपके लिख सकते, तो कोई बात नहीं, पर जीवन खत्म नहीं है। आप अपने आप से प्यार करो, बहुत बड़ी बात। और पेरेंट्स को बोलती हूँ कि सपोर्ट करो बच्चियों को, बहुत बड़ी बात है। आज मैंने खुद देखा कि मैम ना सिर्फ जो विक्टिम्स है उनको काउंसिल करती हैं, बट उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं उनकी सोच बदलने के लिए भी मैम पूरी कोशिश करती हैं कि हम ही से समाज बनता है, एंड वी नीड टू स्टार्ट फॉर अ चेंज, और हम ही से जो है बदलाव की शुरुआत होगी, और हमें बदलाव करना चाहिए, बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए। नॉर्मल गर्ल्स मैम जो होती हैं वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक मूवीज एंड ड्रेसेस, आपके भी ऐसे शौक हैं? क्यों नहीं है, मैं कोई एलियन थोड़ा हूँ। नहीं, पीपल सी यू एज एन आइडल ना, दैट कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो मैं स्टिक हूँ सिर्फ अपने ऑफिस, अपनी चेयर तक की हूँ, इससे बाहर निकल के मैं हर इवनिंग में 4-5 बजे के बाद मैं अपने PA के कैबिन में जाके बैठ जाती हूँ चिल मारने। उसकी कुर्सी पे वो खाली कर देते हैं, समोसे मंगवा लेते हैं, चाय, वहाँ पे हम सड़क पे बात करते हैं, मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं म्यूजिक लवर, मैं बहुत सारे सॉन्ग सुनती हूँ, वॉक करते हुए सुनती हूँ, बुक रीडिंग करती हूँ, मेरा अपना पर्सनल है। ठीक है, ये इस चेयर पे हूँ, कानून से जुड़ी हुई चेयर है, तो बट अदरवाइज आई एम ए कूल लेडी। ओके, आपको मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे आपका फॉलो करती हूँ, आप पोएट्री करते हैं और एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। आप किसको अपना आइडल मानते हो? देखो आइडियल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये जिसके जैसे आप बनना चाहो आप फॉलो करो। मैं किसी को भी नहीं फॉलो करना चाहती। अच्छा, बचपन में कोई ऐसा आइडल था? देखो स्ट्रॉन्ग लेडी, बचपन में तो यही होता है ना आपका कि आप अब तो अभी आप ग्रो हो रहे होते हो, आपको इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। मुझे लगता है 22-23 साल तक लड़की मैच्योर पूरी तरह उसको नहीं पता होता जीवन में डिसीजन कैसे लेने हैं। एक पेरेंटल सपोर्ट चलता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत चलता है, रोक टोक चलती है, सामाजिक लोगों का बड़ा नज़र रहती है, हमारी इंडियन सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, ये आजकल की जनरेशन के लिए बड़ा मायने रखता है। तो रोल मॉडल अभी तक तो ऐसा मुझे लगता है हर औरत, हर लड़की अपने आप में अपना खुद का रोल मॉडल बने। मेरी एक ये सोच है, मैं कभी नहीं किसी को बोलती, मैं सिर्फ पंजाब की जो मासेस है, जो लोग हैं, जो तुम हो, जो ये है, मैं उन लोगों की फ़ैन हूँ बस।
मैं किसी को अपना रोल मॉडल नहीं मानती, किसी सेलिब्रिटी को नहीं मानती, मैं कॉमन मैन को, जो आपको सिखाते हैं आप एक चेयर पे हो, वो कॉमन मैन की वजह से हो, उन्होंने आपको बिठाया है आप जस्टिस करने के लिए, तो आप किसी सेलिब्रिटी को या किसी वीआईपी को अपना रोल मॉडल कैसे मान सकते हो? मासेज जो लोग जिनके लिए आप बैठे हो, मैं लोगों की फैन हूँ। मतलब आप इनके फैन हैं और ये आपकी फैन है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई करूँ जी। सम टाइम पता है क्या, बहुत सारे लोग आते हैं, अब जस्टिस एक को मिलना होता है, जो दूसरा है वो दुखी होके जाता है, वो फिर बाहर जाके आपके लिए हेटर बन जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, बट मैं किसी को अपना आइडियल नहीं मानती। ये मैंने कुछ समय में कुछ चीज़ों ने, कोविड ने मेरी लाइफ बदल दी है, और कुछ सालों में मैंने इतना पढ़ा है, मुझे बहुत शौक है रीडिंग करने का, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरा घर लाइब्रेरी बना पड़ा है। मैंने ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च किया है कि औरत और मर्द की जो एक बॉडी है, वो टाइम टू टाइम फेसेस आते हैं जीवन में, वो कैसे रिएक्ट करती है। मैंने उस पर रिसर्च किया है कि कैसे कैसे औरत के क्या क्या फेस आते हैं, उसके जो हार्मोन्स हैं उसका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। मेल भी बहुत इमोशनल होते हैं, मेल की बॉडी क्या रिएक्ट करती है, और वो सुप्रीम पावर क्या है, ये जो चक्कर है दुनिया में, यूनिवर्स। तो मैं बहुत ही पढ़ती हूँ, मुझे बहुत शौक है, पर जो जितना मैं पढ़ती गई, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ती गई, और मैंने ये डिसाइड किया कि आप किसी के फैन नहीं हो सकते, आप किसी को नहीं बोल सकते कि ये मेरा आइडियल है। आप बहुत खूबसूरत, ये सृष्टि ने मेल और फीमेल को बनाया एक दूसरे का सिरा बना के, दोनों एक दूसरे के देने के लिए, एक दूसरे के पूरक हो। आपको इस दुनिया को, आप पता क्या, हमेशा के लिए कोई जिंदा नहीं रहने वाला, मैं नहीं रहने वाली, एक टाइम मेरा आएगा, पर मैं अपना वजूद अपने बच्चों में छोड़ के जा रही हूँ, अपनी छाया अपने बच्चों में छोड़ के जा रही हूँ, वो मेरे नाम को आगे लेके जाएंगे, जो मैं परवरिश दूंगी, जो मेरे बच्चे हैं वो अपना वजूद अपने फैमिली में छोड़ के जाएंगे। तो ये ऐसे सृष्टि चलती जानी है। तो इसलिए मैंने पढ़ के समझा ह्यूमन लाइफ क्या है। अदरवाइज तो सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी, गया तो वो भी खा लिया आता, ऐसे ही हमने जाना है। तो कोई, मैं किसी को फॉलो नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी में आप हैं, आपने बताया, मेडिटेशन भी करती हैं आप? क्या यार, मेडिटेशन क्या है, मुझे आज तक इसका मीनिंग ही नहीं समझ आया। आप बता दीजिए आपकी डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन आप बताइए। कोई मेडिटेशन नहीं, क्या मेडिटेशन, आप दिमाग, आप आंखें बंद करके, आप फिंगर्स को ऐसे करके मेडिटेट करने बैठ जाते हो, पर पहले आपको समझना है कि एक्चुअल में आपका माइंड, आपका दिल रिलैक्स हुए आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप रिलीजियस स्थान पे जा रहे हो, और फिर आपका कर्मा, उसके बाद शुरू होता है आपका कर्म जी। वो आप देखो, वो क्या करते हो आप, आपके कर्म क्या, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आप किसी को दुखी कर रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, किसी औरत की आइडेंटिटी पे वार कर रहे हो, उसका मन दुखा रहे हो, तो वो कहाँ पे गया कर्मा, वो कहाँ पे गई आपकी मेडिटेशन आप किस लिए, एक पर्पस है ना। डेफिनेशन क्या है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, पर आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। मेडिटेशन, योगा, रिलीजियस प्लेस पे जाने का कंसर्न आपकी पर्सनालिटी का है। जो आपका कर्मा है ना, सिर्फ और सिर्फ ये कर्म से रिलेट करती है चीज़ें। आपको कितनी भी मेडिटेशन कर लो, अगर आप अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, वो आपको सुकून नहीं देगा। मैं मेडिटेशन नहीं करती। तो फिर ये ग्लो का राज क्या है? मुझे तो लगा मेडिटेशन करते हो। नहीं, मैं बिल्कुल ना, मैं योगा करती हूँ ना मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं सिर्फ वॉक करती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ और कर्म करती हूँ। मेरी रूटीन है, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मेरे पास 2 डॉग है अंदर, एक लैब्रा और एक गोल्डन रिट्रीवर। उनके साथ 10 मिनट, वो मेरे उठते ही लाइट ऑन करते ही चढ़ आते हैं मेरे बेड पे। उनके साथ युद्ध होता है। मैं अपने हस्बैंड को आवाज लगाती हूँ, बचाओ बचाओ, वो मेरे नाखून ना मार दे। उन दोनों के साथ प्यार करके उनको पता लगता है मैं उठ गई हूँ। उसके बाद मेरा छोटा सा घर है, यहाँ पे मैंने 10 स्ट्रीट डॉग रखे हुए हैं अंदर। आई एम एनिमल लवर। सो स्वीट। तो मेरी जो इनर मेरे मन को जो सुकून देती है, आज मैं पहली बार कैमरे पे ये बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे स्ट्रीट डॉग रखे हुए हैं। अमृतसर में मेरा घर है, वहाँ पर डॉग है, वहाँ पे गार्ड रखा हुआ है। अब मैं प्योर वेजिटेरियन, मैंने एक मेड रखी हुई है
जो मेरे को हेल्प करती है, वो सुबह शाम चिकन चावल मेरे घर के बैक साइड पे बनता है, अलग से चूल्हा रखा हुआ है, अच्छा, सिलेंडर रखा हुआ है, रोज 5 किलो चिकन आता है डॉग्स के लिए। सो स्वीट। तो वो मैं ऑफिस से जाते ही कपड़े भी चेंज बाद में करती हूँ, उनसे पहले मिलती हूँ। जो बाहर वाले डॉग हैं उनको उनका खाना बना होता है, मेरे हेल्पर्स मेरी वेट कर रहे होते हैं, मैं खुद अपने हाथ से जाके डालती हूँ खाना उनको। मैंने सबके नाम रखे हुए हैं, माही, नोनी, शेरू, मेरे उनके सबके नाम। और सबकी मैंने फिर उनको वैक्सीनेशन करवाई है, जो फीमेल्स है उनके ऑपरेशन करवाती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये मेरा बड़ा पर्सनल है। कई बार कुछ मीडिया वालों ने मुझे देख लिया, सुबह सुबह मैं फर्श पे बैठ जाती हूँ उनको खाना खिलाने, तो वो कह रहे थे कि हम इस पे स्टोरी करना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट कि इट्स माय पर्सनल, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से। तो इसीलिए जो कर्मा है ना आपके डीड्स जो हैं वो ही जब वाइब्रेट करता है ना, तो वो आपके चेहरे पर दिखते हैं, वही मुझे लगता है आपके। तो फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ जी, हाथ धो के अपने डॉग्स को ना, फिर अपने डॉग्स को खाना खिलाती हूँ। मेरे बेटे ने एक डॉग को बिगाड़ा हुआ है, वो हाथ से खाता है, उसको मैं खिलाती हूँ पहले खाना। ओह माय गॉड। फिर पानी पुनी पी के फ्रेश होके फिर मैं चाय पीती हूँ। फिर हम हस्बैंड वाइफ थोड़ी देर बात करते हैं, मेरे हस्बैंड एक भजन लगा लेते हैं, तो वो फिर हम भजन सुनते हैं। फिर उसके बाद मैं तैयार होके सबसे पहले मंदिर जाती हूँ। एवरी डे? एवरी डे। मेरे घर के बिल्कुल सामने मंदिर है, मंदिर में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, तो मैं फिर मंदिर जाती हूँ। वो मैं मंदिर सिर्फ कि ईश्वर को शुक्रिया करने जाती हूँ, ग्रैटिट्यूड के लिए। मैं कभी भगवान से कुछ मांगने नहीं गई, मैंने कभी भी नहीं मांगा, क्योंकि जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है या मेरा जो कर्म उसको डेस्टिनी में भी लिखा, एक बात लोगों को ये बड़ी समझने की जरूरत है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है ना, उसको आपका कर्मा मोल्ड करता है, चेंज कर्मा करता है। तो मैं मंदिर जाती हूँ भगवान को थैंक्स करने, अपने बच्चों के लिए, जो मेरे बेबीज है, मेरे स्ट्रीट डॉग है, उनका मैं नाम का दिया जलाती हूँ। किसी की डेथ हो जाती है, वो मुझे बड़ा रुलाती है। मेरे हस्बैंड ने अमृतसर में मेरे गार्ड को बोला हुआ है, दिल्ली में मेरे बच्चे रहते हैं, वहाँ गार्ड को बोला हुआ है कि जब कोई बेबी की डेथ हो जाती है इसको मत बताया करो। वो फिर भी वो मुझे बता देते हैं, अब मैं रोने लग जाती हूँ। मेरा बड़ा ही, मुझे बहुत तंग करती है ये चीज़। तो फिर बस ऑफिस के लिए शुरू हो जाती है रूटीन। फिर आप आके यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो हस्बैंड के साथ आपको टाइम मिल जाता है? जिससे सारा दिन तो आप यहाँ लगी रहती हैं, फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, कैसे मैनेज करते हो? हम बहुत मेच्योर है, बहुत ऐसा टाइम रात को अब जाके ऑफिस से जाके डॉग वॉक को खाना खिला के बैठ जाती हूँ उनके पास आधा घंटा। हम 15 मिनट भी बात कर ले फ़ोन पे, उनके मैसेजेस व्हाट्सअप करते रहते हैं मुझे। तो अब हमारा जो ये जीवन का हमारा ये थर्ड फेज शुरू होने वाला है, तो ये मैच्योर हो चुके हैं, तो अब समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक है ना। जी, सेटिस्फेक्शन, मतलब वो रिलेशन जो है मैच्योर हो चुका है। बहुत 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 ब्यूटीफुल बात आपने कही, और बहुत सारे लोगों को सीखना भी चाहिए कि आप एक ऐसी स्टेज पर जब आ जाते हो ना, आपको लगता है कि हमारे लिए हो गया, अब जो है हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा काम करें। आप, मैंने देखा सबके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, आपको भी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कभी गुस्सा आता है, आपकी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है? क्यों नहीं होती, प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी होती है। जब लोग मुझे झूठ बोलते हैं, जब लोग मुझे चीट करते हैं, और मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पे, और फिर जब आपको पता चलता है कि वो आपको यूज कर रही है या कर रहा है, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए दुख लगता है, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को चिल, अपने आप ही उसको कर्मा पे छोड़ देती हूँ। शायद वो उसका कोई पर्सनल मोटिव होगा, तो जाने दो ना, लेट हिम गो। इतने सारे केसेस मैम आपके पास आते हैं, कोई ऐसा कुछ स्पेशल केस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसने आपने पर्सनली लिया हो कि नहीं इसको मुझे सॉल्व कराना है, इस बंदे को मुझे जस्टिस दिलाना है जरूर? बहुत सारे केस आते हैं ऐसे। अब एक लड़की के फादर आए थे, उसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो फिर लड़की थोड़े दिन बाद लौट के अपने पापा के पास आ गई वापस। और जब वापस आई, उसके पापा उसको, लड़की को लेके मेरे पास आए। लड़की ने बड़े सारे एलिगेशन लगा दिए अपने इन लॉज पे, मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे छेड़ता है, ये है वो है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। हमने फिर हेयरिंग रखी, जब हेयरिंग रखी, दोनों पार्टीज को बुलाया गया, सडनली लड़की उठ के लड़के को गले लगा देती है,
लगा लेती है कि मैं तो तुझे छोड़ूंगी ही नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा ये आपने मुझे क्या लिख के दिया है एप्लीकेशन में? कहते ये तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशर में लिखवा लिया, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। वो हमारे सामने ही उसको लिपट गई बहुत बुरी तरह। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं क्या कर सकती थी कि मैच्योर है। तो फिर हमने उनको वापस भेज दिया। पर लड़की के फादर, क्योंकि वो फैमिली थोड़ा सा वो लोग मुझे जानते थे, शायद एक शहर के होने की वजह से पर्सनल नहीं जानती थी। लड़की के फादर इतना शर्मिंदा हुए। एक इंडियन पेरेंट्स के लिए कितनी रिस्पेक्ट मायने रखती है कि उनकी बच्ची ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उन्होंने मेरे ऑफिस से उतर के जाके ट्रेन के नीचे जाके सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड, सुसाइड कर लिया उसके फादर ने। और मुझे 3 महीने बाद, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे पास इतना प्रेशर है, सुसाइड कर लिया। उसी की मदर का फिर से फोन आया, वो फिर से वापस आ गई लड़की। ओह माय गॉड। मुझे फिर से फोन किया, फिर बताया कि सुसाइड कर लिया था वहां से जाके। मुझे बहुत गुस्सा आया लड़की पे कि मैंने उसको कहा आई विल नॉट हेल्प यू नाउ, तुमने अपने फादर की जान ले ली और अब तुम फिर से मेरे पास आ गई हो। आई विल नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगी। मैंने उसको कहा मैं नहीं मदद करूंगी, सॉरी आप पुलिस के पास जाइए। तो ऐसे और भी केसेस हैं। एक लड़की ने अपने फादर पे रेप का इल्जाम लगा दिया प्रॉपर्टी के लिए। कुछ लड़कियां गलत करती हैं बॉयज के साथ, झूठा इल्जाम। म्यूचुअल कंसेंट से फिजिकल रिलेशन बनाना, फिर कह देना इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं उस चीज को मानती ही नहीं। एक केस था, मैंने लड़की को 3 बार पूछा यस या नो, यस या नो, मान गई वो कि यस, म्यूचुअल कंसेंट से था, फिर क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा एक मिसयूज हो रहा है लॉ का, उस पे काम करने की जरूरत है। तो कई चीजें बहुत दिल दुखा जाती है। ऑफ कोर्स जब आप यहाँ बैठे हो, आपने किसी को देखा अपने सामने, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, सडनली आपको पता चलता है दैट पर्सन इज नो मोर बिकॉज ऑफ दैट ओनली केस, तो वो बहुत हर्टफुल होता है। बिकॉज हाँ जी, और बात करते हैं केसेस आप लेती हैं, बहुत सारी जो लेडीज हैं या वुमेन्स हैं पंजाब की, गाँव से बिलोंग करती हैं, मेजोरिटी जो है उनको पता ही नहीं चलता। आज भी मैंने देखा था कि बहुत सारे तो ऐसे कोर्ट में भी केस डाला है, आपके पास भी आते हैं, उनको गाइडेंस की कमी है कि उनको करना क्या चाहिए। तो आई वांट कि आप एक बार बता दीजिए कि कौन कौन से केसेस को वुमेन लेके आपके पास आ सकती है और कौन कौन से केसेस जो है वो आप नहीं सॉल्व करवा सकती, उनके लिए उनको कानून की सहायता ही लेनी पड़ेगी। देखिए, जो कोर्ट में, मान लो कोर्ट में केस चल रहे हैं ना, वी कांट, हम नहीं देख सकते, इट्स ए लॉ। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं, कमीशन उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये कानून बना हुआ है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के मैटर है वो सिविल कोर्ट के अंदर आते हैं, वो भी हम नहीं देख सकते। और अदरवाइज लेडीज के साथ डोमेस्टिक हो रही है, डॉरी का केस है, या किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, अब्यूज किया है, फैमिली इन्फ्लुएंस है, बच्चियों को कोई हरास कर रहा है, बाकी हर तरह के केस भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी एक गाइडेंस वाली बात है, सपोर्ट वाली बात है। हम भी ये चाहेंगे जो दूर दूर एरियाज में जो वुमेन बैठी हुई, जो परेशान लेडीज जो हमने यहाँ देखा, बुजुर्ग इतने गांव से आते हैं दूर दूर से चल के, सो दे हैव टू बी क्लियर कि क्या क्या केसेस जो हैं वो मैम हैंडल कर पाएंगी। उसके लिए आप 100% आइए, क्योंकि मैं खुद सुबह से बैठी हूँ। आप हर केस को आपने बोला है कि 15 to 20 डेज, तो बहुत सारे केसेस हैं, कैसे आप मैनेज करते हो? इतनी बल्क ऑफ द केसेस हैं, उनको 15 to 20 डेज में हर केस को कैसे सॉल्व करते हो आप? हम महीने में 4 या 5 लोक अदालत लगाते हैं, 2 दिन इकट्ठी, तो 30, 40, 50 केस लगा देते हैं एक दिन में। पर फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा। स्टाफ की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है। हम खुद प्राइवेट हम हायर नहीं कर सकते, ना हमारे पास बजट है। पर हम जिस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, हम उस डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं। तो वो पुलिस, पर लोग पुलिस से ही परेशान होकर हमारे पास, सिस्टम से ही लोग दुखी होके आते हैं। पर फर्क ये है कि हम कमीशन थ्रू भेज रहे हैं, उनको कमीशन को रिप्लाई करना होता है। थोड़ा प्रेशर में आके काम जो है वो जल्दी हो जाता है। पर कोशिश जारी है, पर अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और वही बात हो रही है कि मेजॉरिटी जो है वो गांव से है, इतना ज्यादा वो ये सोशल मीडिया नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं यूज करते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं यूज करते हैं कि आप तक आसानी से पहुंचा जाए। तो उन कम्युनिटीज के लिए जो बहुत रूरल एरियाज से हैं, क्या एक आसान तरीका है आप तक पहुंचने का?
आजकल तो हर कोई जब मैसेज सेपरेट होता है, आजकल विलेजेस के लोग बहुत अवेयर हैं जी। पर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को सम टाइम मुझे कोई आके कहता है, मैं उनसे पूछती हूँ आपको मेरा किसने बताया, तो उनको ये नहीं पता कि पंजाब स्टेट विमेन कमीशन है। वो कहते हैं कि कोई बीबी है, कोई औरत है, वो वहाँ पे मनीषा गुलाटी, वो हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अच्छा, एक केस मैंने आज अभी देखा था, वो प्रवासी लड़की थी, वो यूपी से आकर यहाँ पर काम कर रही थी। तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज वो कहीं से आए हैं, जिनके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया है वो कहीं से आए हैं, सो हाउ डू यू सॉल्व ऑल दैट? करते हैं, बच्ची है, छोटी सी बच्ची। अब ये कंसर्न नहीं है कि वो प्रवासी है या किसी और स्टेट से है, एक उम्मीद लेके आई है कि हस्बैंड पंजाब में जॉब करता है, और अगर उसको है तो आइडेंटिटी उसकी वुमेन ही ना, बच्ची है, तो पक्का मदद करती हूँ मैं। अगर कोई बाहर से आए, वो तो 100% मैं खुद आपको बोलती हूँ कि जितने भी केसेस मेरे सामने आए हैं, हर किसी को मैम ने पर्सनली सुना है, बहुत गौर से सुना है, और हर केस पर एक्शन लिया है। एंड दैट इज द ब्यूटी व्हेन वी हैव सच अ पर्सन सिटिंग ऑन सच अ रिस्पॉन्सिबल चेयर कि हम किसी को देखते हैं कि कौन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, हैरासमेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं, डॉरी के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो व्हेन यू लुक अप कि कौन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और अगर ऐसी शख्सियत सामने बैठी है तो डेफिनेटली हमें उम्मीद रहती है कि हम सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनआरआई केसेस बहुत सारे होते हैं मैम, वो आप कैसे सॉल्व करते हो? बिकॉज अभी लवप्रीत वाला केस भी हुआ था, उसमें भी आपने इंटरवीन किया था, और बहुत इंटरवीन किया था, तभी कहीं जाके एफआईआर हो पाई। पर बहुत सारे केसेस है एनआरआई का। ये मेरा बड़ा दिल से, जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा बड़ा पर्सनल एक कंसर्न जुड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं ये ना सरकार के साथ रिलेट करता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर बनाए, कोई ऐसा कानून बने जिन जिन बच्चियों के साथ हस्बैंड उनके बाहर गए में, ये सिर्फ सरकार कर सकती है, कमीशन इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये लोगों को, पर मेरा बड़ा दिल से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान जाएगा, करेगी। अब तो चीजें रिवर्स भी होने लग गई हैं, कई जैसे लवप्रीत जैसे बॉयज के साथ बड़ा चीट होने लगा, बहुत नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स, हजारों कंप्लेंट्स ऐसी हो गई हैं रिवर्स। उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूं, मेरी वजह से किसी बच्चे की, लड़के की लाइफ ना खराब हो जाए। बिल्कुल जी। और अभी गवर्नमेंट जो चेंज हुई है, आप कितनी सेटिस्फाइड हैं चन्नी गवर्नमेंट से? क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं, या लगता है बेटर वर्किंग में है? लोगों का, पब्लिक का भला होना चाहिए। लोगों को बहुत सारी होप्स हैं, उम्मीद करते हैं हम भी पब्लिक की तरह कि अच्छे काम होने चाहिए, और हमारा तो काम है सरकार के साथ, ठीक है सरकार अच्छा काम करती जाए, हमारा तो कमीशन की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लोगों को बहुत होप है और हम भी होप रखते हैं कि अच्छा करेंगे, और तो आप तो अच्छा कर ही रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और अगर इसी गुड डीड्स की वजह से आपको कल को चांस मिले पॉलिटिक्स में आने का, सो व्हाट वुड बी योर टेक? आई विल नॉट कम, आई विल नॉट फाइट इलेक्शन। ये मैंने बड़ा, मेरा एक स्टैंड है, हमेशा रहेगा। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। और जितना मैंने राजनीति को समझा है, इट्स वेरी टफ फॉर एक विमेन, एक कॉमन औरत के लिए बहुत मुश्किल है राजनीति में सरवाइव करना। मैन डोमिनेट सोसाइटी आपके पैर नहीं लगने देती। बिल्कुल मैम, बहुत मुश्किल है ये एक। जिन लेडीज को फैमिली में ही मिल जाती है पॉलिटिक्स, जिनके कह दो विरासत में मिल जाती है, उनके लिए बड़ा इजी है सरवाइव करना। अदरवाइज एक आम कॉमन औरत के लिए राजनीति में पैर रखना। पर मैं इस चीज को मानती हूँ कि आने वाले टाइम में वुमेन्स की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, बट मैं सपोर्ट करती हूँ कि औरतों की हिस्सेदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए। जब तक औरतें राजनीति में नहीं आएंगी, वो पब्लिक को अवेयर नहीं करा पाएंगी आपके अपने राइट्स क्या है। और पॉलिटिक्स में भी औरतें बहुत अच्छा कर सकती हैं, बैलेंस कर सकती हैं, वुमेन्स के लिए बोल सकती हैं, बच्चियों के लिए बोल सकती हैं। ये डिपेंड अपनी उनकी पर्सनालिटी पे करता है कि वो कितना करना चाहती हैं, कितनी पैशन है, और कितना अपने से रिलेट करके, तो ये डिपेंड करता है। पर मैं सपोर्ट करती हूँ कि वुमेन्स को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे, बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, जैसे वो गर्ल को बोल रहे थे कि अपनी इन लॉज के आगे आपको बोलना नहीं है, चाहे वो कुछ भी गलत आपको बोलते रहे, बोलना नहीं है। सिमिलरली
बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं गर्ल्स को, उनके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट्स होते हैं, अगर वो किसी से बात कर लेते हैं उसको कमेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, जो अपने बच्चे को ये अवेयर नहीं कराते कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, एंड इफ समबडी सेज दिस टू यू, आपको बोलना चाहिए, आपको खुद को डिफेंड करना चाहिए। तो पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप? देखो, मैं बिल्कुल कि आप अपनी बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, कोएड में डाल रहे हो, सबसे पहले तो आपको कॉन्वेंट और कोएड का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है। आप मेल और फीमेल को आपस में दोस्त बना के, कुलीग बना के डाल रहे हो। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक, लोग क्या कहेंगे, तो बच्चों को सपोर्ट करिए, समझिए। अदरवाइज जो ये शादी फेल हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है, उसका कहीं ना कहीं कॉज फैमिली से ही शुरू हुआ है, जड़ फैमिली से ही शुरू हुआ है। तो समझना होगा, पेरेंट्स को मैच्योर होना होगा। बिल्कुल। चलिए, एक ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अगर मनीषा गुलाटी जी लड़का होती तो क्या होता, कैसी होती? क्या? नहीं, मुझे हर जन्म में लड़की ही बनना है। वाह, ब्यूटीफुल। हर जन्म में औरत ही बनना है, क्योंकि मेरा विजन, मैं चाहती हूँ हमेशा हर बार बार अगर जन्म हो, बार बार अगर औरत बनूं, औरतों के लिए, लड़कियों की सपोर्ट के लिए, उनकी अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए मैं फाइट करती रहूं, लड़ती रहूं उनके हकों के लिए। मैं हर जन्म में औरत ही बनना चाहती हूँ, लड़की। वेरी ब्यूटीफुल। तो मैम, जाते जाते सोसाइटी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यही कि स्ट्रांग रहिए, आप अपने आप से प्यार करिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी तो आप अपने जीवन में सरवाइव नहीं कर सकती। और मेल के लिए भी मैसेज है, आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, वाइफ की कीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों बैलेंस करके चले, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान करें, ईगो मत लेके आइए, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे के पूरक है। ना औरत मर्द के बिना माँ बन सकती है, ना मर्द औरत के बिना फादर बन सकता है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को बैलेंस करके अपने रिश्ते को चलना है। थैंक यू मनीषा जी, इट वाज सो ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। मुझे इतनी एनर्जी मिली है आपसे बात करके, एंड रियली वी वर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड ऑन दिस शो विद अस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग दिस मच इम्पोर्टेंट टाइम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।